मेरे भारत के युवा दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के माध्यम से आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि ये आपका हक बनता है कि आपको यह पता चले कि भारतवर्ष में भ्रष्टाचार किस तरीके से शुरू हुआ। यह आप सभी लोगों को विदित है कि भारतवर्ष करीब करीब 800 साल गुलाम रहा। करीब 600 साल के आसपास जितने भी बाहर से आक्रांत आए या इन्वेडर्स आए, उन्होंने अलग अलग पर्पस के लिए भारतवर्ष के ऊपर अटैक किए, लेकिन उनका मेन पर्पस यही था कि भारतवर्ष एक तरीके से विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था और 11वीं और 12वीं सदी तक भारतवर्ष का जो योगदान था जीडीपी में, वो करीब 30 से 33% के करीब पूरे विश्व की जीडीपी में भारतवर्ष का योगदान था। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि कितना समृद्ध और कितना आर्थिक स्थिति से मजबूत देश भारत देश था। तो ये जो गुलामियत की मानसिकता थी, ये हमारे अंदर गई और फिर जिस तरीके से हमने स्पेशली जो मुगल इन्वेडर्स हुए हैं, उसको एक तरीके से हमने अलाउ किया कि वो हमारे यहाँ पर एक से एक बढ़कर अत्याचार करते गए। तो हमने एक मानसिकता की मनोवर्ती या एक तरीके से हमारा जो माइंड सेट था वो गुलामियत को स्वीकार करने लगा था। फिर उसके बाद में अंग्रेज यहाँ पर आए और उन्होंने भी बहुत बुरी तरह से लूटपाट लगाई। लेकिन इसके साथ साथ आपको समझना पड़ेगा कि भारतवर्ष जब आज़ाद हुआ, काफ़ी लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, लेकिन भारतवर्ष की आज़ादी जो एक अच्छे और सुरक्षित हाथों में या काबिल हाथों में या कॉम्पिटेंट हाथों में जानी चाहिए थी, हमारी गवर्नेंस सिस्टम, वो नहीं गई। जरा सोचिए, यदि सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री होते या सरदार पटेल भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री होते, तो क्या आप सोच सकते हो कि भारतवर्ष में करप्शन होता? बिल्कुल नहीं होता। ये एक त्रासदी रही है कि हमारे ऐसे इनकॉम्पिटेंट लीडर्स ने डिसाइड किया 1947 में कि भारत की सत्ता एक ऐसे आदमी को सौंपी गई जो सिर्फ एक लग्जरी लाइफ स्टाइल पे विश्वास करता था और उसका जो कॉम्पिटेंस मॉडल था वो सिर्फ सत्ता का एक तरीके से सत्ता का उपयोग करना था, बजाय इसके कि जनता को और जो हमारे गरीब लोग थे उनकी सहायता की जाए। और इस मॉडल के साथ साथ उन्होंने जो गलतियां की और जिस तरीके से उन्होंने एक मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को भारतवर्ष में चलाया, तो उनके जितने भी लोग थे, उन्होंने उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे और उनकी जो पॉलिसीज थी वो इस तरह की थी, वो भारतवर्ष को ही लूटने लगे। एक तरीके से अंग्रेज चले गए थे, लेकिन अंग्रेजों का माइंडसेट, कॉलोनियल माइंडसेट, अभी भी हमारे ऊपर बहुत ही भारी था। तो एक तरह से गुलामियत और ऊपर से कॉलोनियल माइंडसेट जो हमने डेवलप किया, और फिर जो भारतवर्ष में जिनके हाथों में सत्ता करीब करीब 6 दशक रही, उन्होंने किस तरह का गवर्नेंस मॉडल भारतवर्ष को दिया। यहाँ पर जितनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ थी वो सब चली गई, सारे डिफेंस के जो इक्विपमेंट थे वो बाहर से खरीदे जाते थे और उसमें काफ़ी करप्शन होता था। तो इसके साथ साथ हमारे पास में और कोई एक विकल्प ऐसा नहीं था जिसको हम एक गवर्नेंस मॉडल हमारे सामने आए जिसमें करप्शन ना हो। एक समय तो ऐसा आया कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जो कांग्रेस से थे और जो काफ़ी सीटें लेकर लोकसभा में आए थे, उनका कहना था कि यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
यदि सेंट्रल की सरकार 1 रुपया किसी काम के लिए, डेवलपमेंट वर्क के लिए एलोकेट करती है, तो उसमें सिर्फ 15 पैसे ही वो ग्राउंड में लगते हैं, 85% बीच में खाया जाता है। तो इस तरह की स्थिति मेरे युवा दोस्तों इसलिए आई, मेरे ख्याल से आप तो उस टाइम पे जो है, अभी तो यदि मैं अपने युवा लगाऊं 18 से 35 साल की एज के, तो आप लोगों को तो ये पता ही नहीं है, तो इसलिए हमें आपको बार बार बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार किस तरीके से भारतवर्ष में आया। तो ये सभी जो एक तरीके से कांग्रेस का राज रहा, और जो त्रासदी रही कि हमारा जो गवर्नेंस था वो जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में गया, और उधर पाकिस्तान की भी त्रासदी थी कि वहाँ पर जिन्ना, और दोनों का ही लाइफ स्टाइल ये था कि एक तरीके से एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल था। उनके जितने भी क्लीग थे या जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, उन्होंने सत्ता का पूरी तरीके से सत्ता को लूटा, जनता को लूटा, और एक तरीके से भारतवर्ष वो करप्शन में, भ्रष्टाचार में लिप्त होता गया। और हमारी एक मानसिक प्रवृत्ति जो ऑलरेडी हमारे उसमें गुलामियत का जो एक असर था, उसके साथ साथ जो कॉलोनियल माइंडसेट था, वो हम भ्रष्टाचार को भी सोचने लगे कि यह तो एक ऐसा विकल्प है जिससे हम बाहर आ ही नहीं सकते, ये तो हमारे सिस्टम का ही पार्ट है, और ये भ्रष्टाचार इसी तरीके से फैलता गया। अब सोचिए कि इस भ्रष्टाचार जो दीमक की तरह से हमारी जड़ों में, भारतवर्ष की जड़ों में इतने सालों की इल गवर्नेंस मॉडल से आया, वो कैसे इतनी जल्दी जा सकता है। लेकिन तभी एक आशा की एक किरण, एक ज्योति भारतवर्ष के समक्ष आई, और एक नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत, एक ऐसी लीडरशिप, एक ऐसा समर्पित व्यक्ति, एक ऐसा महापुरुष, एक ऐसा हमारे ही बीच से आया हुआ, एक आजाद देश में पैदा हुआ एक ऐसा लीडर हमारे सामने आया नरेंद्र मोदी के रूप में, जिसने यहाँ पर एक गवर्नेंस का एक मॉडल दिया है। और आप देखिए कि किस तरीके से पिछले 10.5-11 सालों में, अभी जून में 11 साल हो जाएंगे, कि उनका जो गवर्नेंस मॉडल है उसने किस तरीके से आघात किया है भ्रष्टाचार पे। मैं ये नहीं कहूँगा कि भ्रष्टाचार हमारे समाज से समाप्त हो गया है या हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज से समाप्त हो गया है, नहीं, क्योंकि 60-65 सालों तक एक चली हुई व्यवस्था को एक तरह से एकदम उसको ब्रेक लगा दिया जाए, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल है जब हम सभी इसमें अपना पूरा योगदान दें। जरा आप सोचिए, जिसके बाबा ने या जिसके फादर ने या जिसकी 2 जनरेशन्स में भ्रष्टाचार रहा हो, और उन्होंने भ्रष्टाचार के कारण ही यदि अपनी फैमिली में एक लीगेसी सिस्टम को किया हो, वो कैसे दूर हो सकता है भ्रष्टाचार उस फैमिली में। आज आप यदि देखेंगे कि गांव में एक प्रधान जो इलेक्शन लड़ता है वो भी 15 से 20 लाख रुपए खर्च करता है, तो उस देखिए वो क्यों नहीं भ्रष्टाचार गांव में करेगा, जितना भी फंड वहाँ पे आएगा। इसी तरीके से फिर सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो तहसील में या ब्लॉक में हैं, तो जितनी भी गवर्नमेंट की एड आती है उनमें हमें भ्रष्टाचार को बिल्कुल पूर्णतः समाप्त करना पड़ेगा। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसी तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और ये काफ़ी तरह से दूर भी हुआ है। टॉप लेवल पे तो बिल्कुल ही समाप्त हो गया है, और नरेंद्र मोदी जी का जो गवर्नेंस मॉडल है उसमें एक भी भ्रष्टाचार का मामला सेंट्रल गवर्नमेंट में या उसकी कोई भी सोशल वेलफेयर स्कीम में या किसी में भी बिल्कुल नहीं पाया गया है। और इसी तरीके से काफ़ी स्टेट भी इस भ्रष्टाचार को कंट्रोल करती जा रही हैं। लेकिन फिर भी आज ज़रूरत है कि हमारे सारे युवा जो पॉलिटिक्स में आए, ईमानदार लोग आगे आए, और नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा
करीब 1 लाख के करीब उनको ज़रूरत है जो पॉलिटिक्स में आए। मेरे ख्याल से मैसेज आपको मिल गया होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि ईमानदार पॉलिटिशियन आए, ऐसे पॉलिटिशियन आए जिनका कोई भी लेगेसी नहीं है, जिनकी कोई डायनेस्टी नहीं है, जिनके फोर फादर जो है वो पहली जनरेशन का, उनका पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं है। यदि ऐसा संकल्प लेकर हमारे युवा आगे बढ़कर राजनीति में आते हैं और वो राष्ट्र को प्रथम रखते हैं, नेशन फर्स्ट बिफोर सेल्फ, यदि इस तरीके के मोटिव और इस तरह के मानसिकता के साथ वो पॉलिटिक्स में मोदी जी का साथ देने आना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काफ़ी ऐसे चैलेंजेस को सामना करना पड़ेगा जो आपने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखे होंगे। लेकिन यदि आप कमिटेड हो और राष्ट्र के लिए कुछ काम करना चाहते हो तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। और प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, उस आह्वान की आवाज़ को समझिए, उसके मैसेज को समझिए, उसके पीछे क्यों मोदी जी चाहते हैं कि आज हमारा युवा, हमारा कर्मठ युवा, हमारा शिक्षित युवा, हमारा ईमानदार युवा वो आगे आए और भारत की पॉलिटिक्स में, जिससे भारत की पॉलिटिक्स को करप्शन से दूर किया जा सके। और एक बार यदि हमारे पॉलिटिशियन करप्शन से दूर हो गए तो आप देखना कि देश से करप्शन बिल्कुल मिट जाएगा। और मेरे ख्याल से अब इसको 5 से 10 साल मुश्किल से लगेंगे कि जब भारतवर्ष पूर्णतया एक ऑनेस्ट नेशन बनेगा। और ये ऑनेस्ट नेशन बनने के साथ साथ स्वावलंबी नेशन बनेगा। स्वावलंबी के साथ साथ एक विकसित भारत का निर्माण जो हम कर रहे हैं वो डेफिनेटली 2047 तक एक ईमानदार भारत, एक स्वावलंबी भारत और एक विकसित भारत जरूर आपके सपनों का साकार होगा। जय हिंद।